पतंजलि होल्ड है मेरे पास सर। बताते बोनस आया सर। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जिस भी मार्केट में शेयर्स की अगर हम बात करें तो वो दो चीजों के हिसाब से चलता है। अगर मार्केट बढ़ रही है तो लगभग सभी शेयर्स उसके साथ फॉलो करते हैं, उसे बढ़ते हैं, और अगर मार्केट गिर रही है तो सभी शेयर्स उसे भी फॉलो करते हैं और वो गिरते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक शेयर की वैल्यूएशन ज्यादा है तो पहले से ही महंगा है, तो मार्केट बढ़ने पर हो सकता है वो ना बढ़े, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़े लोग उसमें प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा कहीं और लगा लें क्योंकि वो महंगा है। या फिर अगर उस स्टॉक पे कोई नेगेटिव न्यूज है तो कुछ न्यूज बेस्ड ट्रेडर होते हैं, जब न्यूज बेस्ड ट्रेडर को पता है नेगेटिव तो उसमें से निकल जाएगा और पैसा कहीं और लगाएगा। इन दो केसेस में चाहे मार्केट बढ़ भी रही हो आपका शेयर नहीं बढ़ेगा। दूसरा केस, अगर किसी स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो वो गिर जाएगा, और अगर किसी स्टॉक की वैल्यूएशन कम है, पहले ही सस्ता है वो, मार्केट गिर भी रही होगी तो वो नहीं गिरेगा क्योंकि वो तो पहले ही सस्ता है या उस पर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई। अब जो न्यूज होती है वो होती है शॉर्ट टर्म के लिए। मान लीजिए न्यूज आ जाएगी, उसका इफेक्ट रहेगा 10 दिन 15 दिन, अगर 15 दिन तक वो न्यूज दोबारा ना आए तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रंप ने टैक्स लगा दिया, अब ये न्यूज कब तक रहेगी? 5 दिन 7 दिन 15 दिन 1 महीना, बस 1 महीने बाद उसे सब भूल जाएंगे। हाँ, अगर ट्रंप ने उसके बारे में फिर से कोई स्टेटमेंट दे तो फिर याद आ जाएगी, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट नहीं देगा तो उसे सब भूल जाएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था और मार्केट ने ऐसी राम गिरी थी, मुझे याद है अच्छे अच्छों को पसीना आ गया था, लेकिन युद्ध तो आज तक चल रहा है, उससे बड़े लेवल पे चल रहा है, लेकिन मार्केट नहीं बना रही है, अमेरिका की भी और इंडिया की भी। ठीक है ना? कोरोना आया था, मार्केट धड़ाम गिरी थी, लेकिन 2 ही महीने में कैसे रिकवर हुई? लाइफ टाइम हाई। क्योंकि जब न्यूज आती है तो उस टाइम डर हो जाता है, एकदम से डर आने पे मार्केट एकदम से रिएक्ट करती है, कुछ ज्यादा कर देती है, लेकिन फिर धीरे 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 हम जैसे एनालिस्ट उसका एनालिसिस करके बताते हैं इसका इफेक्ट इतना ही रहेगा, फिर उस इफेक्ट के हिसाब से वो मार्केट एडजस्ट हो जाती है। अब अगर उसका इफेक्ट है तो थोड़ा कम नीचे ही रहेगी, अगर ज्यादा है तो और नीचे गिरेगी, और अगर है ही नहीं तो कवर हो जाएगी। कोरोना पे यही पता चला, अरे भैया ठीक है कोई बीमारी है 2-4 महीने बाद ठीक हो जाएगी, उसके बाद मार्केट सेम, तो हमारी वाली मार्केट भी सेम हो गई पूरी की पूरी। सर थोड़ा सा एक ये आइडिया दे दीजिए कि ये तो शेयर मार्केट का, तो उसमें जो स्टॉक है उसका तो पता कर सकते हैं कि हाँ इसका इसकी वैल्यू क्या है अभी, लेकिन जो इंडेक्स शेयर है जैसे बीएससी है, एनएसडीएल है, एनएससी है, ये भी जैसे डाउन है, बीएससी का कैसे पता लगे कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो इसका किस हिसाब से डाउन होगा या कैसे अप होगा, या एनएसडीएल है? आपके इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लंबा हो गया बस। तो हम आपको ये बता रहे थे कि अगर किसी शेयर की वैल्यूएशन ज्यादा है तो उसे बढ़ने में होगी प्रॉब्लम। अब वैल्यूएशन ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा? किसी शेयर की वैल्यूएशन ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा, यही आज का टॉपिक है। तो आपने क्वेश्चन गलती से आज के टॉपिक वाला ही पूछ लिया, तो अब मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूं कि हम कैसे कंपेयर करते हैं कि दो शेयर्स की वैल्यूएशन किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, लॉजिक के साथ। तो आज का टॉपिक भी यही है और आपका क्वेश्चन भी यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के आंसर को कि हम कैसे पता चले, और इसके एग्जांपल में बीएससी ही ले लूंगा आज मैं आपको इसके एग्जांपल में बीएससी, कैम्प्स और 2-3 शेयर वाली कंपनी ही ले लूंगा। हैंड रेज करिए। हाँ सूर्यवंशी जी आपकी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था नहीं पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा था, आज वो दैनिक भास्कर में आया था पतंजलि का जो पी है वो 118 के अगल बगल में आ गया है बोले, और उसका 10 साल का जो हिस्टोरिक पी है वो 35 है। तो वो जो फूड वाली और दुकान पे 118 वाली न्यूज ही गलत है। हाँ, तो वो 2-4 फूड कंपनी का बता रहे थे कि ये जो है अब बहुत रिस्की है बोले इनमें पैसा लगाना, जबकि एक्चुअल में पी जो है वो 54 है। तो ये न्यूज जो आ रही है ये भी गलत न्यूज आ रही है, सिर्फ पेपरों में भी गलत न्यूज आ रही है। और मैं एक और बात बता दूं, पतंजलि सट्टेबाजों का शेयर है, इस पे गलत न्यूज आती ही रहती है। पतंजलि सट्टेबाजों का शेयर है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी मत करना। जब डेटा बनता है तो मैं उसमें ट्रेडिंग कर लेता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं पतंजलि नहीं रखता हूं। लेकिन फिर भी अगर फंडामेंटली बताऊं तो पतंजलि बहुत अच्छा शेयर है, उसके पास इतनी एसेट्स हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कम चल रही है। सर एक्स बोनस होल्ड कर रहे हैं सर। हाँ, और रामदेव जी को कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, तो वो बहुत सस्ते में अपना शेयर निकाल दिया था उन्होंने। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो आईपीओ आया वो सस्ते में आया, फिर उन्होंने
दूसरी कंपनी को अपनी ओवरटेक, जो अपनी कंपनी को एक्विजिशन करा वो भी बहुत कम रेट पे कर दिया। मतलब कि ये शेयर तो मल्टीबैगर है। अगर इसकी सही वैल्यू आज के दिन ही लगा दिया, 10,000 का शेयर है कम से कम। उन्हें वैल्यू लगाना ही नहीं आता है। उन्हें पता है क्या लगता है, अरे यार मेरी कंपनी की 10 करोड़ वैल्यू है, चलो 10 करोड़ में ही दे दो। उन्हें ये पता ही नहीं है कि अगर 10 करोड़ की वैल्यू है तो शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू 1 अरब है। पीई रेशो का मतलब ही नहीं पता है उन्हें, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आज जो मैं सिखाने वाला हूँ उससे आपको पतंजलि की वैल्यूएशन भी समझ में आ जाएगी और बीएससी की भी। तो आज हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो 2 लेंगे, कोशिश करेंगे अगर आज के सेशन में दोनों चीज कवर हो जाए। इसलिए क्वेश्चन थोड़े कम पूछिए जिससे कि ये वाला सेशन कंप्लीट हो सके, और हो सकता है थोड़ा लंबा भी चल जाए। तो हम कोशिश करेंगे पहले हम बीएससी पे ही फोकस करेंगे, उसके बाद पतंजलि पे करेंगे, या पहले पतंजलि पे करते हैं। बीएससी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहले पतंजलि पे करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचा तो बीएससी पे करेंगे, वरना वो घर से कर लीजिएगा। वो जब मैं आपको पतंजलि समझा दूंगा तो बीएससी आप खुद भी कर लेंगे। तो कोई क्वेरी हो तो कुमारेश जी बोलिए। पतंजलि का ही था सर, मैंने होल्ड किया है और मेरा 6 महीने का टारगेट, अभी इसको निकालूंगा नहीं, जो मैंने मिस्टेक किया ना, तो मुझे इसका एक्स बोनस 1,000 का बहुत दिखता है सर। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, पतंजलि मेरे हिसाब से भी अच्छा शेयर है। थोड़ा सा सट्टेबाज है, इसमें न्यूज आती रहती है हर 2 महीने में, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शेयर है। 5% गिर भी जाता है। तो जब कभी गिरे तो एवरेज, और जब कभी उठे तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। ओके सर, करते रहना पड़ेगा आपको। जब कभी 10% ऊपर हो जाए रेट से तो अपनी क्वांटिटी कम कर लीजिए। सर एनिमी का तो नफा बुक करने का भाग जाता है, हाँ, बुक वो नहीं करना है। हाँ, तो वो टेम्पटेशन तो मैंने डिक्शन में देख लिया सर, अभी वो नहीं करने का है। हाँ। होल्ड नहीं रखने का, अभी 6 मंथ्स के लिए देखना ही नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सूर्यवंशी जी क्वेरी बोलिए आपकी। सबसे बेस्ट है वो तीन रोल। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, सूर्यवंशी जी आप बोलिए पहले। गुस्सा मत होना। मैं बस ये बोल रहा था कि अपना 500 ऊपर 500 नीचे चलने दूं या 700 ऊपर 700 नीचे कर दूं? पहले 500 बस। तो चलने दीजिए, फिर जब 1-2 बार ठीक है लॉस सर। होएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा 700 करना है कि नहीं। और अगर प्रॉफिट होते रहने दीजिए। चलो आप प्रॉफिट होते रहे। आप 500 प्रॉफिट की बात, बिल्कुल बिल्कुल, आप 500 की बात कर रहे हैं। सूर्यवंशी जी सुन लीजिए, आप 500 की बात कर रहे हैं। मैंने इस टाइम निफ्टी के जोड़ा बनाया हुआ है, नीचे में 500 450 का, और ऊपर में 550 का, और नीचे में 850 का। मतलब सिर्फ लगभग 300 पॉइंट नीचे और 400 पॉइंट ऊपर, 500 से भी कम बनाया हुआ है। तो आप तो 500 बना रहे हैं, मैं तो और भी ज्यादा पास हूं, है ना। लेकिन मैं रिस्क ले लेता हूं, मुझे 1,00,000 2 लाख जाने में भी फर्क नहीं पड़ता, और 1,00,000 2 लाख से कम कमाने में मुझे मजा नहीं आता। तो सर 1,00,000 रुपए तो आप रोज ही कमा रहे हो। तो आपको मैं अपना अकाउंट दिखाऊं किसी को? चलो दिखाई देता हूं आज का। मैं 1,00,000 1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मिड कैप निफ्टी ली थी आज से 4 दिन पहले, उसमें मेरे पास लगभग 1.5 लाख आ रहे हैं। मैं दिखा देता हूं आपको अपना अकाउंट। मिड कैप निफ्टी ली थी मैंने 4 दिन पहले, दिखाता हूं। कितने लॉट लगे, कितना रुपए लगा था सर? 3 लॉट लिए थे मैंने, ऐसे लगे होंगे 6 लाख रुपए। 6 लाख लगा के 1.5 लाख आ गए 3-4 दिन में। ये देखिए मिड कैप निफ्टी में कितने आ रहे हैं ऊपर, 1,64,000। 12,721 पे ली थी, 13,112 हो गई, 400 पॉइंट बढ़ गई। 3 लॉट ली, मजा आ रहा है ना। सर एक गुड न्यूज भी है कि एफआईएस और टर्न बायर्स आज भी उन्होंने मान लिया है सर। 2 दिन पहले भी 2,000 करोड़ का छोटी मोटी परचेजिंग तो वो कर लेते हैं। हालांकि उनकी जो पोजीशन है वो 9% से बढ़ के 11% हो गई है, और जब तक ये पोजीशन 48% 50% के ऊपर ना हो जाए तब तक ये मार्केट पॉजिटिव है। जिस दिन उनकी पोजीशन 50 प्लस हो जाए, 51 52 हो जाए, उस दिन अपना सारा स्टॉक बेच के निकल जाना। और ये अगले 2 महीने के अंदर हो जाएगा, और उस टाइम मार्केट 27,000 होगी। तो 27,000 पे ये मत सोचना, 28,000 टीवी वाले बोल रहे होंगे अब तो मार्केट बुल रन में आ गई, 30,000 आएगा, तो 30,000 को उस टाइम बेच के निकल जाना। कोई 30,000 नहीं आने वाला। 26,500 से 27,000 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक। यस सर, यस सर, यस सर। 500 तक भी जा सकती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लेकिन जो ट्रेडिंग पोजीशन है, जो आपकी मोटे प्रॉफिट में, वो निकाल देना, और जिसमें छोटा मोटा प्रॉफिट होगा उसे होल्ड कर लेना। 27,000 के आसपास मैं अपना सारा पोर्टफोलियो बेच के घर चला जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, क्योंकि 27,000 में मुझे कम से कम 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका होगा। फिर चक्कर में क्यों पड़ूंगा, 40 लाख कमाया, 4 लाख खर्च भी करूंगा। तो अपनी जिंदगी जीना सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग व्रेडिंग तो होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और मेरी ये वाली बात याद रखना, 2 महीने में आपको 26,500 से 27,000 दिखेगा।
और उस टाइम पर आपने अपना सारा पोर्टफोलियो बेचना है, क्योंकि 28,000 देखने के लिए आपको अगला साल लगेगा। तो 27,000 बेचना है, 26,500 से बेचना शुरू कर देना, 27 पे सारा निपटा देना और फिर इंतजार करना वापिस इसके 26 या 25,500 आने का। तो 25,500 26 आएगा फिर खरीद लेना। चलिए अब मगर म्यूचुअल फंड पे बेच नहीं पाएंगे ना सर? क्यों नहीं बेच पाएंगे? 27,000 होते ही म्यूचुअल फंड बेच दीजिए। सर आइए कभी IEX होल्ड रखी, मैंने भी होल्ड रखा हुआ है, मैंने एवरेज करवाया था और जिसने एवरेज किया है उसका बस कल को या परसों में बस वो 2-3 रुपए बढ़ जाने तो आ जाएगा प्रॉफिट, जिसने एवरेज किया हो। तो फिर 27 से फिर माइनस कितना आएगा सर? फिर वापस 24-25 हो जाएगा क्या? आ सकती है, 4-5% की करेक्शन लाइफ टाइम हाई से तो आई जाती है। बहुत ज्यादा नीचे नहीं मैं मान रहा हूं, 26,000 तो आई जाएगा, 25,500 तक तो आई गया। 25,500 26 आने में फिर खरीद लीजिए, 4-5% की करेक्शन आएगी, फिर मार्केट पूरे साल ऐसी चलती रहेगी, थोड़ी कि 30,000 हो जाएगी सीधे। 27,000 होने के बाद मार्केट वापस एक बार 25,500 26 तक जरूर आएगी, फिर वहां से दोबारा 28, 29, 30 तक जाएगी और वो अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। सब म्यूट रहेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछला रिवीजन नहीं करा रहा हूं, मुझे लगता है। अच्छा, किसी की कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए, किसी ने क्वेश्चन करे और ना हुए हो तो बता दीजिए। है किसी की? किसी ने क्वेश्चन? अच्छा, ऐसा कौन कौन है जिसने क्वेश्चन किए हैं? हैंड रेज कर दीजिए बस। इतनी के बाद भी 1 2 3 4 5 और बाकी? सर इसमें हैंड रेस ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आपको काउंट कर लिया हमने। हैंड रेस का ऑप्शन नीचे ही होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसे हैंड बना हुआ है, ऐसे। वो स्माइली है ना, स्माइली, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। स्माइली के बाद देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, स्माइली के अलावा भी एक हैंड रेस का ऑप्शन है साइड में, कोई बात नहीं। तो देखिए कितने कम स्टूडेंट्स ने किया। चलो जिन्होंने किया है उनको कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए। कोई क्वेश्चन ना हुआ हो, समझ में ना आया हो, समझना हो दोबारा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन चलेंगे अपना, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए, 2 दिन की छुट्टी है अब आपकी। मंडे को मैं इसकी प्रॉब्लम ले लूंगा। अगर आपने जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए, और मंडे के बाद मैं इसकी प्रॉब्लम नहीं लूंगा। और अगर मैं डेली क्लास करता तो आपका क्या हाल होता? अगर मैं इतनी छुट्टी देने के बाद भी आप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? चाइनीज वॉल तक हमने समझा दिया था और इसके बैक क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, और इसके बाद हमें ये जो नया टॉपिक था ये कराना है। ये मैं कराना स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने हर किसी के समझ में भी नहीं आता है, ध्यान से समझेंगे। सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। देखिए, ये एस्पेक्ट मैं ज्यादातर क्या करता था, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कर देता था। क्लास मतलब जब पहली क्लास होती थी हमारी उस दिन सिखा देता था। लेकिन फिर मैंने ये नोट किया कि पहले दिन सिखाने पे बंदों का दिमाग इतना ज्यादा तेज नहीं चलता था और सबको ये लगता था पता नहीं क्या सर ने स्टार्ट करा दिया, इसलिए मैंने 3 दिन बाद पढ़ते हैं जिसके बारे में। इफ ए लिमिटेड, अब जरा आंसर बताऊंगा मैं कौन कौन देंगे, जिससे मैं पूछूंगा आंसर वही देगा, और सब ध्यान रखेंगे मैं किसका नाम बोल रहा हूं। आंसर सिर्फ वही देगा। इफ ए लिमिटेड इज अर्निंग 500 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। ए लिमिटेड ने पूरे साल में कमाया 500 करोड़ का प्रॉफिट, और बी लिमिटेड ने कराया 650 करोड़ का प्रॉफिट इन अ ईयर। इन विच ऑफ द कंपनी यू विल इन्वेस्ट? क्वेश्चन मेरा सिंपल है। एक ए कंपनी है वो 500 करोड़ कमा रही है, एक बी कंपनी है वो 650 करोड़ 650 करोड़ ऑफ पर ईयर कमा रही है। आपसे अगर पूछा जाए भाई कौन सी कंपनी का शेयर खरीदोगे, तो आप क्या आंसर दोगे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये वाला नरसिम्हा मूर्ति जी से। जी सर बताइए। 650 सर। आप कह रहे हैं कि मैं कंपनी बी में इन्वेस्ट करूंगा। कंपनी ए 500 कमा रही है और कंपनी बी 650 करोड़ कमा रही है। आप अनम्यूट ही रहिएगा, मतलब बोलते रहिएगा। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक आइशर मोटर कंपनी है जो कि छोटी कंपनी है मारुति से। आइशर मोटर साल का प्रॉफिट है वो लगभग ऐसा है कोई 25-30 हजार करोड़ का। आइशर मोटर से बहुत बड़ी कंपनी है, और मारुति का
लगभग 4 लाख करोड़ का, मतलब आयशर मोटर 25-30 हजार करोड़ और मारुति 4 लाख करोड़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आयशर मोटर अगले 3 साल में 10 गुना हो जाएगा और मारुति 2 गुना भी नहीं हो पाएगा। तो आप कौन सी कंपनी में लगाना चाहोगे? तब तो मारुति। अरे सर, आयशर मोटर 10 गुना हो जाएगा और अगले 3 साल में, तो किस में लगाओगे? आयशर करेंगे सर। आयशर में लगाएंगे, लेकिन आयशर का तो प्रॉफिट कम है। आयशर तो 40 हजार करोड़ कमा रहा है, मारुति तो 2 लाख करोड़ कमा रही है। आपने कहा मैं तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है उसमें लगाता हूँ। अभी आपने कहा कि मैं तो बी लिमिटेड में लगाऊंगा, वो 650 करोड़ कमा रही है, ए लिमिटेड 500 करोड़ कमा रही है। इससे आपको क्या मतलब, वो क्या कमा रही है? आपको देखना है कि मैं जिसमें पैसा लगा रहा हूं वो कितना तेज बढ़ेगा। आपको उसकी वैल्यू देखना है, आपको उसके प्रॉफिट से क्या मतलब। अरे छोटी कंपनी है, छोटा प्रॉफिट कमाएगी, बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रॉफिट कमाएगी। हमें तो इस चीज से मतलब उसका शेयर प्राइस कितनी जल्दी मल्टीपल होगा। ओके। तो ये ओके चीज से फर्क नहीं पड़ता कंपनी छोटी है या बड़ी है। इस चीज से फर्क पड़ता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है। इन चीजों से फर्क पड़ता है। तो पहला कंसेप्ट जो आपका क्लियर हुआ, प्रॉफिट ज्यादा है कम है इससे फर्क नहीं पड़ता। इस हमें उसके प्राइस कब बढ़ेंगे, उसकी वैल्यूएशन कैसी है, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसा है। तो जो आपका आंसर था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते, सब म्यूट रहेंगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए, आंसर कैन बी गिवन आफ्टर सम अदर इंफॉर्मेशन। देखो अभी आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं पता है। तो 650 500 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। इफ ए लिमिटेड इज अर्निंग 500 lakhs ऑफ प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख शेयर ऑफ 10 each, मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी? 50 lakhs। ए लिमिटेड ने 50 lakhs लगाए और पूरे साल में 500 लाख कमाए, मतलब जितनी पैसा लगाया उसे 10 गुना कमा लिया। बहुत ही बढ़िया। बी लिमिटेड ने 650 lakhs कमाए हैं, लेकिन उसके लिए लगाया कितना है? 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, मतलब 100 लाख लगाए। तो बी लिमिटेड ने क्या करा? बी लिमिटेड ने 50 lakhs लगाए और 500 लाख कमाए, तो हो गए 10 गुना। और बी लिमिटेड ने क्या करा? उसने लगाए हैं 100 lakhs और कमाए हैं 650 lakhs, तो 6.5 गुना कमाया। तो मूर्ति जी आप फिर से बताइए, ए लिमिटेड बढ़िया है कि बी लिमिटेड बढ़िया है? अब अभी ए लिमिटेड बढ़िया सर। ए लिमिटेड ने अपने लगाए हुए पैसे से 10 गुना कमाया, बी लिमिटेड ने अपने पैसे से 6.5 गुना कमाया। इसका मतलब ए लिमिटेड भली प्रॉफिट कम कर रही है, लेकिन उसकी प्रॉफिट करने की एबिलिटी ज्यादा है। अगर ए लिमिटेड जितना पैसा दे दिया जाए तो वो ज्यादा पैसा कमाएगी। यहाँ पे कोई क्वेरी मूर्ति जी? नहीं सर, समझ उसका प्रॉफिटेबिलिटी या रेशियो ये देखकर डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन, हाँ, सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू देखकर नहीं, उसके कितने रुपए लगाकर ये प्रॉफिट आया और दूसरी कंपनी का कितने रुपए लगा कितना प्रॉफिट आया, वहां से कंपेयर करना। ध्यान समझिए, नरसिम्हा मूर्ति जी बिजनेस करते थे और मैं भी बिजनेस करता था। नरसिम्हा मूर्ति जी ने बताया मैंने अपने बिजनेस में ना 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और मैं साल का 10 लाख रुपया कमा लेता हूँ। और फिर मैंने बताया मैंने अपने बिजनेस में 10 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और मैं साल का 50 लाख कमा लेता हूँ। अरे नरसिम्हा मूर्ति जी ने बताया साल का 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और मैं सिर्फ 10 लाख कमाता हूँ। तो नरसिम्हा मूर्ति जी सिर्फ 10 लाख कमा रहे हैं और मैं 50 लाख कमा रहा हूँ। अब अगर कुमारेश जी से पूछा जाए नरसिम्हा मूर्ति ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि मैं, तो कुमारेश जी बताइए कौन कमा रहा है? You are earning more, sir. थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार और फिर आंसर दीजिएगा। नरसिम्हा मूर्ति जी ने 1 करोड़ लगाया और 10 लाख कमाया, मैंने 10 करोड़ लगाया और 50 लाख कमाया। तो मूर्ति जी ज्यादा कमाए सर, ईपीएस ज्यादा है उनका। कितना है? और 1 करोड़ का 10 करोड़, दैट इज उनका ईपीएस 10 आया और आपका ईपीएस 50 लाख 5 ही आया सर आपका। मूर्ति जी ने कमाया 1 करोड़ लगा के 10 लाख, मतलब 10% पैसा कमाया अपनी इन्वेस्टमेंट। ईपीएस 10% ईपीएस। मैंने कमाया 10 करोड़ लगा के सिर्फ 50 लाख। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो 5% की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, मतलब बराबर पैसे पे सिर्फ 5% कमा रहा हूँ। दिखने में तो 50 लाख ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में कम है। मैं बेकार अर्निंग कर रहा हूँ, मूर्ति जी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वो अपने पैसे पे 10% कमा रहे हैं, मैं अपने पैसे पे 5% कमा रहा हूँ। मतलब मूर्ति जी मेरे से ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर हैं, मूर्ति जी मेरे से ज्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी के। अगर जितना पैसा मेरे पास है इतना पैसा मूर्ति जी को दे दिया जाए
तो मैं 10 करोड़ लगा के सिर्फ 50 लाख कमा पा रहा हूँ, 10% कमा लेंगे, 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमा लेंगे। मतलब मूर्ति जी की कंपनी में पैसा लगाने में आपको ज्यादा रिटर्न आएगा, मेरी कंपनी में कम आएगा। दिखने में मेरी कंपनी बड़ी है, 50 लाख कमा रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मेरी 5% है, मूर्ति जी की 10% है, मूर्ति जी की ज्यादा है, तो मूर्ति जी की कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा हम कंपेयर कैसे करते हैं, अभी और सिखाएंगे। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो छोटी मोटी इस टॉपिक से रिलेटेड तो हैंड रेज कीजिए, वरना आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। Then we can say A Limited is earning 500 lakhs from 5 lakh shares। अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई? 500 लाख कमाए, 5 लाख शेयर है, तो एक शेयर को कितने मिले? 100 रुपए। भाई 500 लैक्स कमाई टोटल कंपनी ने और एक कंपनी में शेयर है 5 लैक्स, तो एक शेयर का ईपीएस कितना आ गया? 100। इसका फॉर्मूला होता है ईपीएस का, ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। ये वाले फॉर्मूले से हमने ए लिमिटेड का ईपीएस निकाला 100 आया, और बी लिमिटेड का ईपीएस निकाला, उसने कमाए थे 650 लैक्स और उसके जो शेयर्स थे ना वो थे 10 लैक्स, तो उसका ईपीएस आया 65। ए लिमिटेड का ईपीएस ज्यादा है इसलिए ए लिमिटेड का ही शेयर अच्छा है। ए एंड बी लिमिटेड इज अर्निंग 650 लैक्स, 10 लाख शेयर्स है, तो उसका ईपीएस आ गया 65 पर शेयर। नाउ वी कैन कंपेयर कि एक शेयर अगर हम ए लिमिटेड का लेंगे तो उसका ईपीएस है 100, और अगर एक शेयर हम बी लिमिटेड का लेंगे तो उसका ईपीएस है 65। इसका मतलब ए लिमिटेड इज अर्निंग मोर देन द बी लिमिटेड। यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, दोबारा समझना हो, तो एक बार हैंड रेस करके मुझे बताइए, और अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो वी विल गो द डीपर सेक्शन। जी विनायक जी बताइए क्या क्वेरी है? सर ईपीएस की फॉर्मूला है अभी ईपीएस का फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए आपने सबने पूरी कंपनी ने मिलकर 100 रुपए कमाए और उसके अंदर शेयर होल्डर भी 100 है, तो एक बंदे को कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। कैसे पता? 1 रुपए मिलेगा। प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो यही ठीक है। अर्निंग पर शेयर इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर। नरसिम्हा मूर्ति जी आपकी क्वेरी बोलिए। फिर से एक बार दोबारा समझाइए ना। दोबारा समझा देते हैं, बिल्कुल देखिए दोबारा समझा देते हैं। ए लिमिटेड ने कमाए, नंबर ऑफ शेयर है उसके, सॉरी 500 लैक्स, नंबर ऑफ शेयर है 5 लैक्स, तो एक शेयर होल्डर ने एक शेयर ने कितने कमाए? 100 रुपए, कराया 650, लेकिन नंबर ऑफ 10 लैक्स, तो एक शेयर ने कितने कमाए? 65 रुपीज। क्लियर। तो आप कौन से शेयर में इन्वेस्ट करोगे? ए लिमिटेड के एक शेयर पे 100 रुपए मिल रहे हैं, तो ए लिमिटेड में इन्वेस्ट करोगे। ये ए में इन्वेस्ट करेंगे। ए में करेंगे, लेकिन अभी भी गलत है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ए लिमिटेड का एक शेयर ज्यादा पैसे कमा रहा है, मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, सर ए लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। यहां तक तो किसी को कोई खरी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में से किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को ज्यादा अर्निंग मिल रही है बी लिमिटेड से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आप कौन सा खरीदोगे, तो अभी उससे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा, सर जब ए लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो ए लिमिटेड का प्राइस भी ज्यादा होगा, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से प्राइस हाई तो नहीं है। वैल्यूएशन अभी भी आप डिसीजन नहीं बता पाओगे कि आपको ए लिमिटेड खरीदना है कि बी लिमिटेड। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा उसका प्राइस कितना है। अगर प्राइस हिसाब से सही होगा तो खरीदेंगे, वरना हो सकता है बी को खरीद लें। अब इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूं, म्यूट कर लीजिए सब अपने आपको। लेटर ऑन इन विच कंपनी यू विल इन्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कंपनी शेयर। इफ प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड मान लीजिए 1000 है और बी लिमिटेड का मान लीजिए 585 है, देन वी कैन से कंपनी इज गिविंग प्राइस टू अर्निंग। अब प्राइस टू अर्निंग पे आ जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ए लिमिटेड का एक शेयर अगर आप खरीदेंगे तो आपको 100 रुपए की अर्निंग हो रही है, 100 रुपए की, लेकिन उस 100 रुपए को कमाने के लिए 1000 रुपए का शेयर है, ये प्राइस है। अब हम पीई रेशो लिखेंगे। पीई रेशो का फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग रेशो। पीई रेशो का फॉर्मूला होता है पी अपॉन ई। पी का मतलब होता है प्राइस, ई का मतलब होता है अर्निंग, यानी कि ईपीएस। ईपीएस हमने ये निकाला ही था। तो अब हम पीई रेशो निकालेंगे, तो पीई रेशो निकालते हैं इसका
वो आ जाएगा प्राइस है 1000, अर्निंग है 100, तो ये आ गया 10। और ऐसे ही बी का क्वेश्चन में गिवन है 585, तो पीई रेशो कैलकुलेट करेंगे 585 डिवाइडेड बाय 65, ये आ गया 9। प्राइस अर्निंग रेशो मतलब प्राइस आपकी अर्निंग का कितने गुना है, ये जितना कम हो उतनी वैल्यूएशन कम होती है, जितनी ज्यादा होगा पीई रेशो उतनी वैल्यूएशन ज्यादा होती है। किसको पीई रेशो समझ में नहीं आया, पीई रेशो समझ में नहीं आया वाला हैंड रेज कीजिए। और जी राम कुमार जी, क्या समझ में नहीं आया? राम कुमार सर एक बार बोलिए। एक बार सर फिर से रतन बता। जी, मान लीजिए आपने मुझसे एक एफडी में पैसा लगाया। एफडी में पैसा लगाने के बाद आपने पूछा सर अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मुझे साल में कितने मिलेंगे? मैंने कहा 10,000 रुपए। तो आपने कहा अच्छा सर, यानी कि जो पैसा मुझे मिल रहा है उसका 10 गुना मुझे देना पड़ेगा। मैं कहा, फिर आप दूसरे बैंक गए, वहां वालों ने आपको बताया कि हमारे यहां पर अगर आप 2 लाख लगाओगे ना, 2 लाख लगाओगे तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। तो अब आप कंपेयर कैसे करोगे कौन सा बढ़िया? क्योंकि यहां पर 1 लाख लगा के 10,000 मिल रहे हैं, वहां 2 लाख लगा के 25,000 मिल रहे हैं। तो पहले इनका बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, बस प्राइस अर्निंग रेशो निकाल लेते हैं। अब यहां पर 1 लाख लगा के 10,000 मिल रहे थे, मतलब 10 गुना मिल रहा था, 10 गुना पैसा लग रहा था। और वहां पर 2 लाख लगा के 25,000 मिल रहे हैं, मतलब 8 गुना पैसा लग रहा है। तो मुझे ये बताइए, जहां पर आपका जो पैसा मिल रहा है उसका 10 गुना देना पड़े वो ज्यादा अच्छा है, जहां पर 8 ही गुना देना पड़े वो ज्यादा अच्छा है? 8 गुना से 8, क्योंकि जितना कम देना पड़े उतना बढ़िया है। तो जहां पीई रेशो कम होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो यही चीज मैंने आपको वहां समझाने की कोशिश की है कि ए लिमिटेड फॉर्मूला क्या है पीई का? पीई का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। नाम से ही पता चल रहा है, पी अपॉन ई, प्राइस अपॉन अर्निंग। तो जब पीई रेशियो कैलकुलेट किया, प्राइस था 1000, अर्निंग थी 100, तो 10 आ गया हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो ए का, और बी का आ गया 9। तो हम बी में पैसा लगाएंगे क्योंकि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो कम है। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई क्वेरी किसी की तक? नो सर, नो क्वेरी नहीं। अब हम चेक करेंगे क्या पतंजलि का प्राइस अर्निंग रेशियो सही है, कम है कि ज्यादा है। और पतंजलि के साथ साथ किससे कंपेयर करेंगे, उसकी जैसी कंपनियों का। पतंजलि क्या करती है, खाने पीने की चीजें उठाती है, खाने पीने की चीजें बनाती है, मैगी बनाती है, तेल बनाती है, शैम्पू बनाती है, और ये सब चीजें और कौन बनाता है, एक्चुअल बनाता है, डाबर बनाता है। अब इन सबसे से कंपेयर करेंगे। जी सुंदर जी, आपकी क्वेरी बोलिए। नॉर्मली जैसे हम स्टॉक में अगर इंडस्ट्री पी से कंपनी पी का पी अगर कम होता है तो उसको हम मतलब प्रेफर करते हैं ना सर? चेक करना पड़ता है। देखिए, जिस कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा, उसका पी तो ज्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि भैया ठीक है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा पी से भी दे देंगे। तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा पी तो चल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे। और किसी का पी बहुत कम होगा तो वो भी नहीं चलेगा, तो मतलब वो अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिख लेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी को ज्यादा पी म्यूट कीजिए, किसके वाला ये नॉर्मली कितना डिफरेंस होना चाहिए सर, अगर मतलब इंडस्ट्री पी से और कंपनी का पी से अगर मतलब अंडर वैल्यूड भी है, कितना परसेंटेज तक हम उसको जांच कर सकते हैं? अच्छा है कि अगर आपको कहीं पर बिजनेस में, पहले म्यूट कीजिए एंटनी जी। अगर आप ये सोचिए कि आपने बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है। अब पार्टनरशिप करने से क्या फायदा होगा, 2 फायदे होंगे। पहला, उस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगने की जरूरत थी तो 50 लाख आपने लगाया, और जो भी आप पार्टनर लोगे 50 लाख वो लगाएगा। तो पहला फायदा तो आपका ये कि दूसरा पार्टनर 50 लाख लेके आ रहा है। और दूसरा फायदा ये कि जो पार्टनर आएगा उसकी खुद की नॉलेज, उसकी मेहनत, वो आपके साथ काम करेगा, सेल करने में भी काम आएगा, जीएसटी की रिटर्न भी भरेगा, सारा दिमाग भी लगाएगा, बिजनेस भी करेगा, हर चीज में वो आपको राय भी देगा। 2 फायदे आपको मिलेंगे। अब अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर उस बिजनेस में मैं पार्टनर बनूं तो आप मुझे बनाएंगे, या फिर मेरा कोई स्टूडेंट पार्टनर बने तो उसे बनाएंगे? शर्त एक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट को बनाएंगे तो वो आपको 50 लाख देगा और 50% का शेयर होल्डर बनेगा, आपका 50% का पार्टनर बनेगा, क्योंकि पैसा भी उसने 50% लगाया है, तो 50% का पार्टनर भी बनेगा।
दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि भैया मैं 50% पैसा भी लगाऊंगा और 50% का ही शेयर लूंगा, तो आप उसे पार्टनर बनाओगे या मुझे? आपको क्यों? मतलब पैसा भी लगाओगे फिर मतलब एक्सपर्टाइज आपके पास ज्यादा है ना, आपका स्टूडेंट से आपके पास एक्सपर्टाइज ज्यादा है। तो आपने कंपेयर किया कि जो मेरा ही स्टूडेंट है उसके पास वो एक्सपर्टीज तो है नहीं, पैसे भी सेम ला रहा है, पोर्शन भी सेम ले रहा है प्रॉफिट का, तो उसको क्यों लेना, सर को ही ले लो। अब अगर सर कहने लगे भैया मेरे पास तो एक्सपर्टीज ज्यादा है, तो मैं 50 लाख के बदले 50% नहीं लूंगा, मैं 50 लाख के बदले 60% लूंगा, तो क्या आप मुझे लोगे कि मेरे स्टूडेंट को? आपको लेंगे सर। क्यों? 10% ज्यादा ले रहा हूं मैं तो पार्टनरशिप का। तो फिर लॉन्ग रन में तो वो फायदे में रहेगा। हाँ, तो जब आपने देखा कि वही 50 लाख के लिए एक बंदा 50% प्रॉफिट मांग रहा है, वही 50 लाख देने के लिए दूसरा बंदा 60% मांग रहा है, और वहां पर आपने डिसाइड करा कि मैं तो 60% वाले को लूंगा, तो यहां पर ये रूल नहीं है कितने ज्यादा हो सकता है, ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं 60% वाले पे बैठ लूंगा कि नहीं लूंगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। चलिए अगले साल मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा मैं तो 70% लूंगा, फिर आप मुझे लोगे कि नहीं? उस टाइम अगर बिजनेस अगर उस हिसाब से अगर ग्रो करता है तो शायद आपको भी कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो यहां पर भी आपने डिसीजन खुद लिया है कि मुझे लेना है कि नहीं। अरे क्या पता मैं उस कंपनी को पता नहीं कहां पहुंचा दूं, आप 70% पे भी रख लोगे मुझे, है ना। लेकिन दूसरे बंदे को, विनायक जी को लग सकता है अरे यार छोड़ो ना इसे, क्या दिमाग है से, मैं देख लूंगा अपने आप, चलो भाई स्टूडेंट को बुला लो, बाकी दिमाग में लगा लो। तो विनायक जी कह सकते हैं कि नहीं भैया गुप्ता जी बेकार है, और आप कह सकते हो गुप्ता जी बड़े। ये आपका अपना डिसीजन है कि कितने ज्यादा पी पे भी आप उस कंपनी को लेने को तैयार हो। अगर कोई कंपनी बढ़िया है तो ये डिसाइड आप करोगे ना कितनी बढ़िया है, ये मैं कहीं लिखित में नहीं दे सकता आपको, इसका कोई रूल नहीं है। अगर एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया है, उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, तो उसे हाई वैल्यूएशन पे भी खरीद लोगे आप। जैसे पतंजलि की वैल्यूएशन हाई है, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे खरीदने की राय दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कैसे? भाई कोई लोन नहीं है पतंजलि के ऊपर, अपनी चीजें बना रहा है, हाई वैल्यूएशन पे काम करता है, अच्छी साख है मार्केट में, और इंडिया में तो गजब बेच रहा है, बाहर भी बेच रहा है, हर चीज तो उसकी अपनी है, अपने खेत है, हर जगह पर वो अपनी वैल्यूएशन कर रहा है, और उसमें जो है मैनेजमेंट भी एकदम बिना टेंशन वाला, एकदम सुधरा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं करता है ना। और मतलब बहुत सारी चीज फायदे की है उसमें, तो इस वजह से सर जीएसटी में सबसे बड़ा फायदा पतंजलि को है सर, हर चीज में। अभी रेट डिडक्शन जो 12% से 5% हो गया, और 5% जीरो, उसमें पतंजलि हाईएस्ट बेनिफिशियरी है सर। हाईएस्ट बेनिफिशियरी है पतंजलि का, तो सारा काम ही यही चीजें था, साबुन दाल वगैरह बेचता था, सबका सब पे जीएसटी 28% हुआ करता था, घट के 12% और 8% 18% हो गया है। 18 और 5%, 18 वाला 5 हो गया, 28 वाला 18 और 12 हो गया है। तो मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सारी कंपनीज, है ना। जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है उन्हीं के तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा ही खाने पीने की चीजों पे हुआ है, मक्खन घी तेल पे, वही सब चीजें वो बेचती हैं। लेकिन वैल्यूएशन की बात करें, हेयर ऑयल भी आया, सब आया, कंज्यूमर को लगती है सब चीज उसकी, और हाईएस्ट बेनिफिट गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में दिया है जीएसटी में। अब कुमार जी आपको एक बात और बताता हूं, अगर मान लीजिए जीएसटी कम हो गया, पतंजलि का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना जीएसटी कम होगा उससे बेनिफिट होगा कंज्यूमर का। पतंजलि तो जितना पहले कमा रही थी उतना ही अब कमाएगी, उसे पहले भी 5 रुपए बचते थे शैम्पू बेच के, आज भी 5 ही बचेंगे। जितना जीएसटी कम हुआ उतना ही उसका रेट कम, क्योंकि पतंजलि जीएसटी तो अलग से लेती है। पतंजलि का मान लीजिए कोई चीज 90 रुपए की पड़ रही है, तो पहले उस पर 28% जीएसटी ले लेती थी 100 रुपए बेच के, अभी उस पर 12% ले लेगी 100 रुपए बेच के, लेकिन उसे तो 100 रुपए देंगे ना। जितना जीएसटी आगे से लेती है वो गवर्नमेंट को दे देगी, उसको 10 रुपए पहले, अभी 10 रुपए ही रहेगा। तो ऐसा कोई बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, इतना होगा कि अब उसकी जो सेल थोड़ी सी आएगी, क्योंकि कॉस्टिंग कंज्यूमर को कम पड़ रही है। तो अगर खा रहा था आप 600 ग्राम खा लेगा उतने ही पैसों में, थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी। पहले कंज्यूमर टोफू पनीर खा रहा था, अब ओरिजिनल वाला खा लेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी, और थोड़ी सी कॉस्टिंग कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी पतंजलि जैसी कंपनियों की। तो खैर हम यहाँ पर ये वाली बात नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर ये वाली बात कर रहे थे कि हम कंपेयर कैसे करें। तो पीई रेशो से कंपेयर करते हैं, जिसका पीई रेशो कम उसकी वैल्यूएशन प्रीमा फेसाई मतलब पहली नजर में कम। लेकिन अगर दूसरी कंपनी में कुछ अट्रैक्टिव चीज है, उसका मैनेजमेंट बढ़िया है, या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है, तो थोड़ा बहुत पी ज्यादा वाली को भी हम ले लेंगे। मतलब अगर एक तरफ मुझे एक्चुअल का पी मिल रहा है 200 और एक तरफ मुझे पतंजलि का पी मिल रहा है 180, तो मैं एक्चुअल ही लूंगा। एक्चुअल क्या है? वेल डाइवर्सिफाई, वेल एक्सपीरियंस, वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो अगर 20 का ही ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं एक्चुअल ही लूंगा। लेकिन अगर एक्चुअल का पी 400 है और पतंजलि का 200 है, तो मैं पतंजलि लूंगा ना, सीधे आधे पी पे मिल रही है, फिर मैं पतंजलि लूंगा।
लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में मुझे मान लीजिए नेस्ले, मैं बहुत सारी कंपनियां कंपेयर करूंगा, फिर उनके पी कंपेयर करूंगा, छोटा मोटा डिफरेंस है और कंपनी मुझे स्टैब्लिश मिल रही है तो मैं स्टैब्लिश वाली लूंगा, थोड़ी महंगी भी होगी तो चलेगी। लेकिन अगर मुझे कोई नई कंपनी बहुत कम पी पे मिल रही है तो फिर मैं वो लूंगा। विनायक जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर पीए कंपैरिजन सेम सेक्टर में होगा, दूसरे सेक्टर से नहीं करते। कंपैरिजन पहली बात तो हमेशा सेम सेक्टर में होगा, सेम सेक्टर में भी लगभग सेम कंपनी सेम तरह से डील करनी चाहिए। अगर एक कंपनी खाली इंडिया में काम कर रही है और एक कंपनी 10 देशों में काम कर रही है, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई। ये खाली एक देश में काम कर रही है, वो मल्टी लेवल मार्केट, वो मल्टी कंट्री में काम कर रही है, तो भैया उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। मल्टी कंट्री वाले को मल्टी कंट्री वाले से ही कंपैरिजन करोगे। जैसे आयशर मोटर का कंपैरिजन मारुति से कर ही नहीं सकते। आयशर मोटर क्या बेचता है? बाइक। मारुति क्या बेचती है? कार। उसका आयशर मोटर का करना है तो हीरो होंडा से करो, आयशर मोटर करना है तो टीवीएस से करो। उससे भी एक तरह से नहीं हो सकता। क्यों? हीरो होंडा और टीवीएस मोटर वेल डाइवर्सिफाइड है और वो मिड सेगमेंट में काम करती हैं, सस्ती वाली गाड़ियों में काम करती हैं। आयशर मोटर किस में करता है? हाई गाड़ियों में। तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनसे। लेकिन फिर भी अगर एक बार को करना हो तो कर सकते हैं हीरो होंडा से, कम दोनों में तो है। अब आयशर मोटर तो भैया आयशर ट्रैक्टर भी बनाता है, तो उसका एमएनएम से भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा? उसकी ट्रैक्टर की सेल को कंपेयर करना पड़ेगा एमएनएम की सेल से, और उसकी बाइक्स की सेल को करना पड़ेगा बजाज की सेल से, क्योंकि बजाज हाई सेगमेंट में है, पल्सर वगैरह बनाता है, अपाचे बनाता है। तो हमें आयशर मोटर का कंपैरिजन करने के लिए दो कंपनी करनी पड़ेगी। उसकी ट्रैक्टर वाली सेल को निकालना पड़ेगा, एमएनएम की ट्रैक्टर वाली सेल को निकालना पड़ेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और दोनों की ट्रैक्टर सेल को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर महिंद्रा की ट्रैक्टर की सेल बढ़ी है और आयशर की भी बढ़ रही है तो ठीक है। अगर महिंद्रा की ट्रैक्टर सेल बढ़ी है और आयशर की नहीं बढ़ी तो आयशर बेकार है। उसकी बाइक्स की सेल को कंपेयर करना पड़ेगा हमें बजाज से, क्योंकि बजाज बनाता है हाई लेवल की सेगमेंट की गाड़ियां। तो पल्सर और अपाचे की सेल है वो अलग से मिलेगी आपको उसके पीएल अकाउंट में। वहां से उसकी सेल देखो कितने परसेंट बढ़ी है, क्या आयशर की भी उतने परसेंट बढ़ रही है? फिर दोनों कंपेयर करके जिसकी सेल ज्यादा बढ़ रही होगी और उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ रहा होगा, वो कंपनी बढ़िया है। तो कंपेयर करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि किस चीज से कंपेयर करें। ये नहीं कि उठा के किसी से भी कर दो। एनालिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे तो सब इजी है। अब जब मैंने आपको बता दिया भाई, जब भी बजाज से करोगे, जब भी करोगे, तो आपके लिए इजी हो गया। जब तक नहीं पता था तो हार्ड था। तो ये नई चीज आपको समझाई है मैंने कि कंपेयर करने के लिए सिमिलर आइटम होने जरूरी है। अगर आप डिसिमिलर से कर दोगे तो फिर फायदा क्या होगा? अगर मैं कुत्ते को बिल्ली से कंपेयर करने लगूं तो भैया बिल्ली तो पेड़ पे चढ़ जाएगी, कुत्ता चढ़ ही नहीं सकता। उसे कंपेयर करना ही गलत है। तुम कहने लगो ना भाई कुत्ते तू तो सही नहीं है, तेरे को काम करना नहीं आता, और जो काम कुत्ता कर सकता है वो बिल्ली नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आ गए तो बिल्ली थोड़ी बचा लेगी आपको, वहां पर डॉग ही काम आएगा। तो यहां पर कंपेयर करना ही गलत है। कंपेयर करना है तो ऐसे करो ना, एक शेर को शेरनी से कंपेयर कर दो, उसके सामने आदमी रख दो, शेर फाड़ के खाएगा कि शेरनी। अब कंपेरिजन बिल्कुल ठीक है ना? तो एक शेर और एक शेरनी ढूंढनी पड़ेगी। कुत्ते को बिल्ली से कंपेयर करोगे तो गलत ही है। फिर तो भैया आप एनालिस्ट की डिग्री लेना बेकार है। अगर कुत्ता और बिल्ली कंपेयर कर रहे हो, शेर शेरनी को कंपेयर करना है, ठीक है ना? दो कुत्तों को कंपेयर करना है, समझ गए ना? चलिए, सही है सर। ये कुत्ता बिल्ली वाला कंसेप्ट में पूरी क्लास में देता रहूंगा, ये याद रहेगा हमेशा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो एनालिसिस में ना सर, कुत्ता बिल्ली। हाँ, रेशियो एनालिसिस में भी बताएंगे, बिल्कुल ठीक है सर, बाद में फिर बिल्कुल। अब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं एक बार पतंजलि का, और कहां से करते हैं वो साइट बता रहा हूं, स्क्रीनर साइट है। कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं। आप लोग कम से कम 2 कंपनी रोज कंपेयर करें, 1 या 2 कंपनी जिसके बारे में भी मैं डिस्कस करूं उसे रोजाना कंपेयर करें। कल कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे सर ये कंपेयर कहां से होगी, आपने होमवर्क दिया कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको वो करके दिखा रहा हूं। सब अपने में स्क्रीनर खोल लेंगे ऐसे, आज नहीं खोलना है, अभी तो सिर्फ देख लीजिए स्क्रीनर। ये है स्क्रीनर, SCREENER। आप देख लीजिए कैसा दिखता है। और यहां पर कंपनी का नाम सर्च कर लेंगे। मान लीजिए मैं पतंजलि का एनालिसिस करना है, ये पतंजलि फूड्स के बारे में सब कुछ बताएगा आपको अपने आप। अब पतंजलि के बारे में इसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। क्या क्या सर? कंपनी की मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी के सारे शेयर आज ही बेच दिए जाएं, प्रमोटर आज ही बेच दे, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 593 रुपीज का शेयर चल रहा है, और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 64,449 करोड़ आ जाएगा। मतलब कंपनी की वैल्यू लगभग 65 करोड़ ही है, 65,000 करोड़ ही है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? मार्केट कैप का मतलब आज कंपनी का शेयर 600 रुपए का चल रहा है, सारे के सारे शेयर कितने, उसे कर दो तो उसे बोलेंगे मार्केट कैप। जी सूर्यवंशी जी क्वेरी बोलिए।
सर पतंजलि का जो आपने अभी खरीदा था उस दिन वो 17-1800 कुछ था ना, स्प्लिट तो नहीं हो गया तो ये 2 बार बोनस मिल चुका, मतलब बोनस इशू हो गया इसमें 3 हाँ तो 1800 वाला 600 हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको मार्केट कैप समझ में आ गई। अब ये वर्ड्स आपको रोज समझने हैं। मार्केट कैप का मतलब एक कंपनी की टोटल वैल्यू। इफ all the shares of the company multiplied by the current market price, the amount will be called market cap. ये वर्ड्स आते हैं, पेपर में भी आते हैं, व्हाट इज मार्केट कैप। तो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी की टोटल वैल्यू आज के प्राइस के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्राइस लिखा हुआ पीई। पीई मतलब जो भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, प्राइस अपॉन अर्निंग। मतलब जो 600 रुपए का प्राइस चल रहा है उसे डिवाइड कर दो इसके अर्निंग पर शेयर से। कौन बंदा बोल रहा था अभी कि सर पतंजलि का पी 118 है, ये लो 53 है, और ये बिल्कुल दैनिक भास्कर में आया था। दैनिक भास्कर पे ध्यान समझिए। अब म्यूट करिए एंटनी जी। हाँ, दैनिक भास्कर पे आप में से कोई भी केस कर सकता है। ध्यान समझिए अब मेरी बात। मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। PIL डालना है, 50 रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे। दैनिक भास्कर पे केस कर दीजिए, इसलिए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन छापी है और इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। ठीक, आप पतंजलि का शेयर खरीद लीजिए और उसमें अगर प्रॉफिट हो गया तो आपका, और नुकसान हो गया तो दैनिक भास्कर पे कर देना केस। जितना नुकसान आपका हुआ होगा उसका 100 गुना करना। और दैनिक भास्कर में लिख कर दे रहा हूं, दैनिक भास्कर आपसे माफी मांगेगा और आपको ऑफर करेगा, अरे लो यार बार सेटलमेंट कर लो, 50 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। अगर आपका मोटे लेवल का नुकसान हुआ होगा, प्रॉफिट हो गया तो आपका, नुकसान हो गया तो दैनिक भास्कर पे केस कर दो और वो कटिंग लगा दो उसकी कि सर मैंने ये वाली कटिंग देख के खरीदा था पतंजलि का शेयर, मतलब बेच दिया था। और अगर वो वहां से पतंजलि का शेयर गिर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बढ़ गया तो आप दैनिक भास्कर पे केस कर देना कि सर इसकी कटिंग देखकर ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। और इस केस में दैनिक भास्कर लायबल भी हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज नहीं है। एक पब्लिशर हाउस है और एक पब्लिशिंग हाउस गलत न्यूज नहीं छाप सकता, और सेबी के रूल्स के हिसाब से अब उस केस में या तो दैनिक भास्कर पब्लिशिंग हाउस है वो लायबल हो जाएगा, या फिर दैनिक भास्कर को जिस एनालिस्ट ने वो रिसर्च बनाकर दी थी वो लायबल हो जाएगा। लेकिन कोई भी लायबल हो आपको पैसे मिलेंगे। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूं। अगर आप ये केस लड़ पाए 10-5 साल चलेगा केस, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगा इसका और आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इसके शेयर खरीदना जरूरी है, मतलब शेयर खरीदना जरूरी है। शेयर आपके पास पहले से होने चाहिए, और उसने बेचने के लिए कहा है ना, उसने तो हाई वैल्यूएशन बताकर बेचने के लिए कहा है, तो उसकी बात मान के आप बेच दो। अब अगर बिकने के बाद वो बढ़ गया शेयर तो आप उस पर केस करोगे कि तेरे चक्कर में बेच दिया, मेरा प्रॉफिट हो जाता, अब तू दे, और 100 गुना दे। तो फिर वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बिना उसके नहीं बोल सकते सर उनको कि आप गलत क्यों छाप रहे हो। अच्छा, तो अच्छा आप ये कहोगे कि तेरे कहने की वजह से मुझे बहुत आहत हुई है, नुकसान तो मेरा कुछ हुआ नहीं है लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा है, तो फिर प्रॉफिट, फिर पैसे कैसे मांगोगे उससे? लॉस भी तो होना चाहिए आपका, तभी तो केस करोगे। अगर आप उस पर नॉर्मल केस करना चाहते हो कि सर आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन छापी, तो पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपसे लिखित में माफी मांगेगा, अपने उसमें फिर से छापेगा, हमने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन छापी थी, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। स्पेसिफिकली आपका नाम लेके, वो ऐसा हो सकता है कि भैया आपका नाम लेके भी वो माफी मांग ले, आपको रिटर्न में माफी मांग ले, ये सब कर सकता है, लेकिन इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, केस करने में खर्चा और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को आप फेसबुक पे डाल के थोड़ा सा फेमस हो जाओगे। ये सब काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो केस डालते हैं। ठीक है सर, तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना आपको देनी है और ना कोई और दे सकता है। अगर कोई देगा तो ये सब चीजें हो जाती हैं, इसलिए कभी भी कोई रिपोर्ट छापते समय अपनी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेना, गलत मत दे देना, वरना ये सब आपके साथ भी हो सकता है। तो ये जो सारी बातें आज की बताई गई हैं दैनिक भास्कर के लिए नहीं बताई गई, आपके लिए बताई गई। तो हमेशा ग्लास कितना भरा है वो देखना है, खाली कितना है वो नहीं देखना। यहाँ पर भरी हुई बात यह है कि आपने जब अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी है तो दैनिक भास्कर वाली गलती नहीं करनी है कहीं, नहीं तो कल को कोई शिव गुप्ता जी आके आपके ऊपर केस कर देंगे और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए आपको मजबूर कर देंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और पतंजलि पे चलते हैं। तो पतंजलि कंपनी का पीई रेशो 53 चल रहा है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये वही है सर। 1 करोड़ लगा के कंपनी कितना कमाती है? तो कंपनी ने जो टोटल पैसा लगाया हुआ है उस पर 16% साल का वो कमा लेती है, और 16% साल का ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट प्राइस इसका 593 है। बुक वैल्यू, कंपनी की जो बुक वैल्यू है, कंपनी की बुक्स में जो एसेट लिखी हुई है उसे पर शेयर की वैल्यू निकाली जाए तो 105 है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है बुक वैल्यू को मैं बता देता हूं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, इसको तो बोलते हैं बुक वैल्यू। ये तो हो गया बुक वैल्यू का फॉर्मूला कि कंपनी की टोटल एसेट कितनी है उसमें से लाइबिलिटी लेस कर दो, तो जो बचा वो कंपनी की वैल्यू है। उस वैल्यू को, उस बुक वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। एक शेयर पे कितनी बुक वैल्यू ही आ जाएगा। तो ये हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करना है, पेपर में आ सकता है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला भी याद करना है और बुक वैल्यू पर शेयर का भी। हाँ जी, बुक वैल्यू का फॉर्मूला, बुक वैल्यू का फॉर्मूला इक्वल टू टोटल एसेट, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज लेस कर दो। एसेट का मतलब जो आपके पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो सारी ऐड, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और जितने पैसे आपको लोगों के देने हैं, क्रेडिटर्स, लोन, वो सब उसमें से लेस कर दो। इसका मतलब कंपनी की वैल्यू कितनी है? कंपनी के पास टोटल मिला के एसेट है 100 करोड़ की, और 40 करोड़ का कंपनी पे लोन है, तो 100 में से 40 लेस कर दो, 60 करोड़ कंपनी की अपनी वैल्यू है एज पर द बुक्स। मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं, बुक्स के हिसाब से। तो जब बुक्स के हिसाब से है तो उस वैल्यू को क्या बोल देते हैं? बुक वैल्यू। ओके, टोटल बुक वैल्यू। ओके, आई थॉट वो शेयर का करंट प्राइस का बुक वैल्यू क्या है पर शेयर, दैट इज डिफरेंट। बुक वैल्यू का मतलब कंपनी की टोटल एसेट कितने की है बैलेंस शीट में, और टोटल लायबिलिटी कितने की है, उसके डिफरेंस को बुक वैल्यू बोलते हैं। और ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, मार्केट प्राइसेस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी हो तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे पता लग जाता है एक शेयर होल्डर की कीमत क्या है, एक शेयर होल्डर को बुक वैल्यू कितनी मिलेगी। किससे डिवाइड करेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर से, ये लिखा है। ऊपर क्या है वो बीओ, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, वो पर शेयर वैल्यू। हाँ, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद लिखा हुआ है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि एक शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है वो कितना परसेंट है, ये वो है। यील्ड, अगर आप कोई कंपनी में 600 रुपए लगाता है तो उसे डिविडेंड यील्ड साल में कितनी मिल जाती है? 600 रुपए के शेयर में कंपनी 3 रुपए का डिविडेंड देती है हर साल, तो इसलिए आधा परसेंट है। कंपनी ने जो लास्ट दिया है वो 3 रुपए है। 3 रुपए मतलब एक शेयर पे। पहले 1800 का शेयर था तब कंपनी ने 9 रुपए दिया था, तो आधा परसेंट की डिविडेंड यील्ड भी है। और फेस वैल्यू शेयर की अपनी वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है जिस पर डिविडेंड दिया जाता है, तो ये है। इसके बारे में और पढ़ने को बाद में मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी ने अपना लोन हर साल कम कर रही है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के लोन लगभग जीरो ही है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है लगभग उसका 27% बांट देती है, बचा हुआ पैसा अपने पास रखती है। ये तो इसके प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 6 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, स्टॉक जो है बुक वैल्यू के 6 गुना पे चल रहा है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो हर साल कम हो जा रही है, पिछले क्वार्टर में भी आधा परसेंट कम हुआ है। देखो, आधा परसेंट कम होना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, सिर्फ 10% की इक्विटी है पिछले 3 साल में, ये बेकार बात है। प्रमोटर हैव प्लेज और अनकम्बर्ड 38% ऑफ देयर होल्डिंग, प्रमोटर ने 38% शेयर तो प्लेज किए हुए हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर कंपनी को पैसे की दिक्कत नहीं है तो प्लेज क्यों कर रही है? 38% शेयर तो प्लेज ही किए हुए हैं। कंपैरिजन करते हैं और कंपनी से, देखो ये सारी खाना पीना बनाने वाली कंपनी है तो अपने आप आ गई। और मैरिको, पतंजलि, AW एग्री बिजनेस, गोकुल एग्रो, सियान एग्रो, और ये वो वाली कंपनियां हैं जो बिल्कुल इससे कंपेरेबल है। मतलब जितने जितने देशों में पतंजलि काम करती है उतने देशों में वो करती है। ये वाली कंपनियां भी वही है, इनके पेड़ भी अपने हैं। चलो अब चेक करते हैं। अब अगर हम PE रेशो की बात करें, चलो मैं इसको जरा कॉपी ही कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूं। जरा देखिए,
सबको दिख रहा होगा? थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। हमने चेक किया तो सर अगर पीई की बात करें तो मैरिको का पीई सबसे ज्यादा पी है सनड्रॉप ब्रांड का, और सबसे कम पीई है, सबसे कम पीई है अगर आप देखो तो गोकुल का। और अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो पतंजलि का भी लगभग हाई है पीई। और अगर बात करें तो चलो और चीजों की बात करते हैं। हमने चेक किया सर मैरिको की जो कंपनी है मार्केट कैप उसकी लगभग 1 लाख करोड़, सबसे बड़ी कंपनी यही है, और इसका पी 57 है। फिर उससे छोटी कंपनी है पतंजलि और उसका पी 52 है। उससे छोटी कंपनी है देखो ये वाली, तो उसका पी थोड़ा और कम है। और जैसे जैसे कंपनी छोटी होती जा रही है पी कम होता है। लेकिन सनड्रॉप एक ऐसी कंपनी है, देखो ये सिर्फ 603 ही करोड़ की कंपनी, इसका इसलिए पी सबसे कम है। तो हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कंपनी जितनी बड़ी उतना ज्यादा पी मिल रहा है, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। जितनी कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड होगी उतना ज्यादा पी मिलेगा। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं सर ये कंपनी का मार्केट कैप तो बड़ी कम है लेकिन पी ज्यादा है इसका, तो यानी कि ये ज्यादा महंगी है। ये महंगी कंपनी है, महंगी कंपनी है मतलब कॉस्टली है, इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। अब जरा चेक करते हैं सर, हमें ये तो समझ में आ गया कि पी कोई ज्यादा नहीं है, तो हम पतंजलि को इन छोटी छोटी कंपनियों से कंपेयर नहीं करेंगे, हम पतंजलि को कंपेयर करेंगे सिर्फ मैरिको से। यहां तक कोई क्वेरी किसी की कि हम पतंजलि को इन छोटी छोटी कंपनियों से कंपेयर नहीं कर सकते, इनकी तो मार्केट कैप ही कम है, ये तो ज्यादा देशों में काम ही नहीं कर रही है, हम पतंजलि को मैरिको से ही कंपेयर करेंगे। अब थोड़ा और आगे कंपेयर करते हैं। सर पतंजलि ने जो मार्केट कैप है उसकी वो 65,000 करोड़ है, और कंपनी कमाती कितनी है 180 करोड़, और इसकी मार्केट कैप 95,000 करोड़ है, 1.5 गुना लगभग, लेकिन कमा कितना रही है 3-4 गुना। मतलब पतंजलि से ज्यादा बढ़िया तो मैरिको है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 31% कम हुए हैं, लेकिन मैरिको का प्रॉफिट पॉजिटिव है। तो अगर पतंजलि की जगह पर मैरिको में पैसा लगाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमें समझ में आ गया सर मैरिको बड़ी कंपनी है पतंजलि से, और पतंजलि छोटी कंपनी है। उसके बाद भी पतंजलि की सेल देखो 9,000 करोड़ है। पतंजलि छोटी कंपनी है फिर भी सेल कितनी कर रही है 9,000 करोड़ की, और मैरिको बड़ी कंपनी है फिर भी सेल कितनी कर रही है सिर्फ 3,000 करोड़ की। अरे फिर तो मैरिको बेकार है। तो अब हमें यहां से ये समझ में आ रहा है सर मैरिको वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, मैरिको बड़ी कंपनी है, मैरिको का प्रॉफिट भी ज्यादा है, लेकिन सेल कम है, और कम सेल करने के बाद भी वो प्रॉफिट ज्यादा कर पा रही है। क्या कारण है इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे अभी आगे। क्वार्टरली सेल का वेरिएशन अगर हम देखें तो मैरिको की सेल भी बढ़ रही है और पतंजलि की सेल भी बढ़ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो मैरिको इतनी कम सेल पे भी इतना बड़ा प्रॉफिट ले रही है, क्योंकि उसका मार्जिन कितना है 45%, और पतंजलि इतनी ज्यादा सेल पे भी मैरिको से 3 गुना सेल करके भी प्रॉफिट उसका मैरिको से 3 गुना कम है, क्योंकि उसका मार्जिन कितना है, अभी मार्जिन है उसका कम 15%। तो अब मुझे बताइए ये सब चीज कंपेयर करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं मैरिको और पतंजलि में से किसमें पैसा लगाना चाहिए, तो आप किसमें लगाएंगे? मैरिको में। सर मैरिको में पैसा लगा के फायदा है। पहली बात तो वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, पुरानी कंपनी है। दूसरी बात उसकी सेल बहुत ज्यादा है। पतंजलि की अगर 200 करोड़ भी सेल कम हो गई किसी वजह से पतंजलि डूब जाएगी, उसकी तो सेल ही कम है। लेकिन मैरिको वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसकी 9,000 करोड़ की सेल है क्वार्टरली। अगर 100-200 करोड़ कम हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मैरिको का 45% का मार्जिन है और लोग खरीद रहे हैं उसे। पतंजलि का 15% का मार्जिन है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा और गहन, अभी तक के हिसाब से मैरिको जीत रही है। कौन कहता है सर नहीं मुझे पतंजलि बढ़िया लग रही है? अभी भी कौन कहता है? देखिए राय अपनी अपनी है, किसी के ऊपर नहीं आप चल सकते, आप अकल के एनालिस्ट हो। मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से तो मैरिको बढ़िया। हाँ अगला पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट आया सर, मैरिको पे तो लोन है, मैरिको कंपनी पे तो लोन है, और पतंजलि के पास लोन नहीं है। अगर पतंजलि चाहे तो अभी बहुत मोटा लोन उठा सकती है और अपनी सेल को कई गुना कर लेगी, मैरिको जितनी सेल भी कर लेगी, और हो सकता है फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैरिको के तो प्रॉफिटेबिलिटी पहले से ज्यादा है, तो अगर वो लोन ले भी रखी है तो कोई बात नहीं, 35% कमा रही है, 10% का लोन ले लेगी, पैसे दे देगी। पतंजलि तो कमाई 15% रही और लोन 10-12% से कम मिलता नहीं है। तो अगर पतंजलि लोन ले भी लेगी तो उसका ब्याज कैसे देगी? चलिए अब भी जो बंदे ये कहते हैं कि नहीं सर मेरे हिसाब से पतंजलि बढ़िया, वो एक बार हैंड रेज कीजिए। कुमारेश जी पतंजलि बढ़िया है कि मैरिको? सर मैरिको बढ़िया है। अच्छा आप चेंज हो गए। हाँ इसके बाद मुझे नरसिम्हा जी बताइए आप कैसे बोलते हैं कि पतंजलि ही बढ़िया है अभी भी? विनायक जी बोलिए। सर आरओसी उसका अच्छा रिव्यू अभी पॉइंट बताएंगे विनायक जी। सर उनकी जो सेल हो रही है पतंजलि की,
उस हिसाब से इवन दो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा कम है मैरिको से, लेकिन उसकी सेल की वजह से कुछ सालों में वो बहुत अच्छा कर सकता है, इसलिए मुझे पतंजलि अच्छा लग रहा है। विनायक जी का मानना है कि सेल बहुत ज्यादा है, छोटी कंपनी है, नई कंपनी है, फिर भी मैरिको से सेल ज्यादा कर रही है, और इतने कम टाइम में इतनी सेल कर पाना मैरिको की भी बस का नहीं हुआ इतने टाइम में, और बस पतंजलि ने कर लिया। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इनका कहना ये है कि सर अभी वो नए फेज में है, अपनी नई नई कंपनी है 5 7 10 साल पुरानी, अभी अभी तो वो मार्केट में अपने एक्सपेंशन कर रही है, नए नए स्टोर्स खोल रही है, तो अभी वो बहुत छोटे मार्जिन पे काम कर रही है अपने ग्राहक बनाने के लिए। जब उसका नाम भी पुराना हो जाएगा, मैरिको जैसा बड़ा बन जाएगा, तो अपने मार्जिन बढ़ा लेगी, अपने प्राइस बढ़ा देगी। अभी वो अपना पार्ले जी का पैकेट को भी कंपटीशन दे रही है, अपना बिस्किट निकाल के। अभी वो पतंजलि वाली जो है उसको केश कांति के नाम से, और उसको आंवला केयर को भी कंपटीशन दे रही है, डाबर जैसी बड़ी कंपनी को भी कंपटीशन दे रही है। अभी वो अपना पेस्ट निकाल के कोलगेट जैसी कंपनी को भी कंपटीशन दे पा रही है, सिर्फ रेट की वजह से। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका नाम बन जाएगा तो अपना पेस्ट जो 50 रुपए का बेच रही है वो 100 रुपए का नहीं बिकेगा क्या? 100 रुपए का अभी 15% के मार्जिन ले रही है, हो सकता है मार्जिन वो 70% के हो जाए। तो विनायक जी का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए पतंजलि बढ़िया है, क्योंकि अभी वो नहीं है, उसके मार्जिन छोटे हैं, लेकिन सेल वो मैरिको से भी। सब लोग म्यूट हो जाइए, मुझे कुछ आवाज आ रही है। तो विनायक जी का कहना है कि सर पतंजलि अभी के हिसाब से आपको कम लग रही है, लेकिन आप 5 साल की व्यू से खरीदोगे तो उसके मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, उस टाइम उसका पीई भी बढ़ जाएगा, और उस टाइम वो किसी के हाथ नहीं आएगी। और मैं विनायक जी से बिल्कुल संतुष्ट हूं कि विनायक जी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो पतंजलि ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा सच में हुआ तो पतंजलि मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन अगर ऐसा सच में नहीं हो पाया तो पतंजलि में जितने पैसा लगाया होगा वो डूब जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी मोटा है। और हमेशा एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि वो दूर की सोचे, और फिर वो सच में अगर हो गया तो भाई साहब ये शेयर किसी के हाथ नहीं आएगा। तो अगर कोई दूर की सोच के ले रहा है तो पतंजलि बहुत बढ़िया है। अगर कोई 1 2 साल के लिए ले रहा है तो फिर मैरिको में पैसा लगा लो पतंजलि की जगह, कि मैरिको तो 1 2 साल में प्रॉफिट देगा ही देगा। विनायक जी क्वेरी बोलिए। सर क्वेरी नहीं थी, एक राय थी कि अभी छोटी कंपनी है, उसको 3 गुना 4 गुना और 5 गुना बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी है उसको 2 गुना बनने में टाइम लगता है। जैसे कि रिलायंस डबल नहीं हो सकता जल्दी, लेकिन दूसरी कंपनी एशियन मोटर जो भी होगा वो डबल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। उस हिसाब से भी सर का कहना ये है कि जितनी सेफ जगह इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न कम हो जाएगा, और जब रिस्क लोगे उसी में तो इश्क है। रिस्क लोगे तो रिटर्न भी मोटा ही आएगा, और रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी छोटा आएगा। अब अगर आप रिलायंस में पैसा लगाओगे तुम्हारा रिस्क कम है, वो कंपनी डूबने वाली तो है नहीं। जब रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम ही आएगा। लेकिन अगर वही पैसा आप नई कंपनी में लगाओगे, अडानी में लगाओगे, वही पैसा आप आयशर मोटर पे लगाओगे, वही पैसा आप पतंजलि जैसी नई कंपनी पे लगाओगे, तो वहां रिटर्न भी मोटा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी मोटा ही होगा, पैसे भी आधे हो जाएंगे अगर नहीं चली तो बिल्कुल जहां रिस्क मोर रिस्क मोर रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न, ये रूल है हमारी शेयर मार्केट का। चलिए अब हम इसे जरा मैरिको और पतंजलि को इतने पे ही नहीं छोड़ेंगे, इतने पे छोड़ देंगे तो कोई नया बंदा भी कर लेता है असली जो एनालिसिस। इसके बाद एक बार मूर्ति जी आप बोलिए। सर आप क्या बोल रहे थे कि पतंजलि आपको लग रहा था बढ़िया है, तो पहले मूर्ति जी बताएंगे पतंजलि आपको बढ़िया क्यों लग रहा है। सर मुझे भी यही मानना है कि उसका सेल्स अच्छा है और नया कंपनी है, और पतंजलि इंडियन ब्रांड है और वो आयुर्वेदिक का ज्यादा प्रमोट कर रहा था, और उसका वजह से मुझे सही उसके ऊपर अच्छा ओपिनियन था उसका वजह से। वेरी गुड। इसके बाद एक बार एंथनी जी अपनी क्वेरी बोलिए। एंथनी जी। सर क्वेरी नहीं है, ये सिर्फ व्यू था मेरा कि मैरिको का ROC 45 है और ROE 41 है और शेयर प्राइस 735 है। तो मेरे हिसाब से मैरिको बढ़िया है, क्योंकि अगर सिंपल देखे 735 रुपए देके मुझे 12 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, वही मुझे पतंजलि में 593 देके 12 रुपए मिल रहा है। तो इसका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज मच बेटर फॉर मैरिको। एंथनी जी का कहना ये है कि सर है अभी हमारी मैरिको है 45% के मार्जिन पे काम कर रही है, पीई रेशो सेम है। हम कह रहे हैं सर 5 साल में पतंजलि बढ़िया बनेगी, फिर 5 साल बाद वो भी 45% पे काम करेगी, तो ये तो पहले से ही 45 पे कर रही है, हम 5 साल का इंतजार क्यों करें। यस सर। इनका कहना ये है हम 5 साल बाद भी तो वो 45% पे काम करेगी ना, वो भी रिस्की है, पता नहीं करे ना करे।
तो हम पतंजलि में पैसा क्यों लगाएं, हम तो मैरिको में ही लगाएंगे। वो तो कंफर्म 45% पे कर रही है। 5 साल में क्या मैरिको की पागल है क्या, मैरिको नहीं कुछ करेगी? क्या पता 5 साल में मैरिको 45% की जगह 70% पे काम करने लगे। क्या पता 5 साल में मैरिको भी पतंजलि जैसी सेल करने लगे। ये सब काम तो मैरिको भी कर सकती है ना। ये चीज बिल्कुल ठीक बात है, और दोनों पे सब चीजें बढ़िया बोल रहे हैं आप लोग। यही चीज एनालिसिस करते हो आप, मुझे पतंजलि में पैसा लगाना है कि मैरिको में। अगर मैं मैरिको से कंपेयर करूं पतंजलि को, हर तरह से मैरिको बढ़िया है अभी। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो मैरिको बढ़िया है, लेकिन अभी डिसीजन लेने के लिए हम इसमें और अंदर घुसेंगे। सूर्यवंशी जी आपकी बारी बोलिए। सर मैं कहता जो प्रॉफिट मार्जिन में जिसका पतंजलि का जो माइनस दिख रहा है, ये मतलब कहीं ना कहीं अभी एक्सपेंशन फेज में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं उस पैसे का। हाँ, तो 2 साल बाद वो पैसा फिर कमा के देगा इनको। लेकिन दूसरे बंदे का कहना ये है सर मैरिको तो पहले से कमा रहा है, उसमें क्यों नहीं लगा रहे पैसा? वो तो पहले से कमा रहा है, 45% कमा रहा है। आपकी पतंजलि 3 साल बाद 5 साल बाद भी 45% ज्यादा थोड़ी कमा लेगी। अरे 50% का मार्जिन तो कोई भी नहीं कमा सकता। पतंजलि मैं कह रहा हूँ कमा लेगी, चलो। मैरिको का प्रॉफिट मार्जिन तो पहले ही बहुत बढ़िया है। मैरिको बहुत बढ़िया कंपनी है, पतंजलि से ज्यादा बढ़िया कंपनी है, मैं भी कह रहा हूँ। तो आपका इनका कहना ये है सर, आप लोग अगर 5 साल के लिए पतंजलि में पैसा लगा रहे हो तो मैरिको क्या बुरी है? मैरिको भी तो छोटी कंपनी, कल को बड़ी भी तो बन सकती है। क्या पता वो एक्चुअल से बड़ी है मैरिको। अच्छा, मैरिको का आता क्या बताओ। तो जो आरएडी बड़ी है तो उसको जो आरएडी ग्रो करनी है तो इनमें ज्यादा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए। सर एक बात है, मैरिको सिंगल प्रोडक्ट यानी ऑयल की कंपनी है, या कि पतंजलि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। कॉलगेट भी है, नेस्ले भी है, कॉम्बो ऑफ ऑल द कंपनी। कुमार जी ने मेरी लाइन पकड़ी है। कुमार, ये मैं बोल ही रहा था आप सभी सबसे कि मैरिको के 1-2 प्रोडक्ट ऑयल है सर, उसका एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल खाने का। हाँ बस। सर नारियल तेल नंबर 1 है एशिया में। क्या है? पैराशूट, सफोला, पैराशूट, सफोला, पैराशूट इसके ब्रांड है। और सर रस्क है, बिस्किट्स है। रस्क बिस्किट भी है। और एंड सर ये क्रीम्स में भी है, हेयर जेल्स, और ये मतलब अभी काफी एफएमसीजी उसका बढ़ रहा है। आप समझिए कि मैरिको पहली बात तो बहुत बड़ी कंपनी है, पतंजलि जैसी छोटी कंपनी है, पतंजलि से भी छोटी कंपनी है। क्या आप कुछ रिवीजन और कर लेते हैं कि इसके बारे में? विजय रस्तोगी जी आपकी क्वेरी है कोई? नहीं सर, अच्छा पॉइंट आप बता दीजिए कि मेरा पॉइंट सही है या इसमें कुछ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जरा डिटेल में चलते हैं और इन्हीं 2 कंपनीज की फिर हम क्लास ऑफ करेंगे आज की। चलिए इन्हीं कंपनी की थोड़ी सी डिटेल और निकालते हैं। अब हम जरा पतंजलि के अंदर जा रहे हैं। इस पतंजलि पे क्लिक किया तो ये पतंजलि के बारे में पूरा बताएगा। पतंजलि के बारे में थोड़ा सा और सर्च कर लेते हैं। ये रहा पतंजलि का प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ये रहा। अब पतंजलि की सेल देखते हैं जरा। सर जून 2025 में कंपनी 8900 की सेल किया करती थी, करोड़ में। ये फिर थोड़ी सी बड़ी सेल, फिर दिसंबर में कम हो गई, फिर सितंबर में और कम हो गई, जून में और कम हो गई, मार्च में फिर 8000 के आसपास आ गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, और कम ही हो रही है। मतलब पतंजलि का कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है कि पहले इसकी सेल ज्यादा होती थी, लेकिन फिर अल्टीमेटली इसके जो कंज्यूमर है ना, इस पे विश्वास कम करने लगे और इसकी ये उल्टा है, वो 2000 में कम है और 25 में ज्यादा हुई। बिल बढ़ रहा है सर। नहीं अभी बढ़ रहा है। हाँ, इट्स माय फॉल्ट। अब दोबारा पढ़ते हैं। सर पहले इसकी सेल 7200 थी, फिर 85 हुई, लेकिन फिर कम हो गई 1700, फिर 78, 77 के आसपास चलने लगी, 78, 79 ही चलने लगी, फिर 8000 से दोबारा ऊपर आई। 8000 के दोबारा ऊपर आने का फिर 7100 कम हुई, मतलब कम ज्यादा होती रहती है। 8100 हुई, फिर 9100 हो गई, लेकिन फिर 96 के बाद फिर 8900 आ गई। मतलब कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कभी सेल कम हो जाती है तो कभी ज्यादा हो जाती है। हालांकि ओवरऑल कंपनी की सेल बढ़ रही है, लेकिन फिर कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, स्टेबिलिटी नहीं है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। सेल के बाद हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करते हैं। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन चेक कर रहे हैं तो कंपनी पहले 5% पे ही काम करती थी, बीच में 2% पे भी करने लगी, फिर 4%, 2%, 5%, 4%। मतलब यह ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब जो कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ा, वो कंपनी 104 में बेच देती है। बताओ, 4% के मार्जिन पे काम कर रही है। मतलब जरा सा अगर किसी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, गवर्नमेंट ने 5% टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं निकाल पाएगी। कंपनी बहुत छोटे मार्जिन पे काम कर रही है और कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश कर नहीं पा रही है। अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए उसे बहुत छोटे मार्जिन पे काम करना पड़ रहा है। इसी कारण उसकी सेल तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ पाता। बहुत छोटा मार्जिन है 4%।
कम से कम 10-12% का मार्जिन तो होना चाहिए, तभी तो खर्चे पर्चे निकाल के 4% बचेगा। और वो 4% के तो मार्जिन पे ही बेच रही है, अब इसमें सेल के एक्सपेंसेस लेस करने बाकी हैं। और देखते हैं फिर जरा से मार्जिन में से 392 करोड़ जो कमाए उसमें से इनकम और ये इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह घटाती है, टैक्स घटाती है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है ये 241 करोड़ बचता है। और कम होते 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 देखो ये 180 करोड़ ही रह गया अब तो देखो कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल कम ही हो रहा है। पहले कंपनी का ईपीएस 2.22 हुआ करता था जो अब घट के 1.66 हो गया। जरा ध्यान से समझिएगा, ये कहीं ना कहीं इसमें ये भी दिक्कत है कि इसने बोनस दे दिया है। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये ओवरऑल है, ओवरऑल भी अगर हम देखेंगे तो 24,000 से कभी 18,000 हो जाता है, कभी 12,000 हो जाता है, कभी 35,000 हो जाता है। मतलब सेल बहुत ज्यादा कम ज्यादा होती है, स्टेबल कंपनी नहीं है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखो कभी 2% हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी 5% ज्यादा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। सारे टैक्स वगैरह लेस करने के बाद देखो ईपीएस का भी माइनस भी हो जाता है। ओवरऑल साल का ईपीएस भी 11 रुपए का है और शेयर 1800 रुपए का, क्योंकि जो ईपीएस है 1800 के हिसाब से है, तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे। चलो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। 10 साल में अगर देखें तो इसकी जो सेल है वो 2% साल बढ़ी है, 5 साल में देखें तो 21% बढ़ी है, 3 साल में देखें तो 12% बढ़ी है। चलो प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 3 साल में 17% प्रॉफिट बढ़ाया है इसने और 64% बढ़ाया है। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है और 10 साल के हिसाब से 48% रिटर्न है। मतलब 10 साल पहले अगर किसी ने पैसा लगाया था तो हर साल 48% की रिटर्न आई है। मतलब हिस्टोरिकली इसकी रिटर्न बहुत बढ़िया आई है, लेकिन पिछले 2-3 साल से इसकी रिटर्न सिर्फ 9% है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की अगर हम 5 साल में देखें तो 12% है, फिर 10% और 12%, मतलब 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे मैरिको से। अब चलिए वापस यहाँ पे सारा डेटा हमें याद हो गया है और हमने मैरिको में घुस गए अंदर। अब ये मैरिको खुल गया। अब मैरिको की बात करते हैं। मैरिको की बात करके हमें पता चला कि मैरिको जो है ना कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका 40% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 70% है, जो कि उसके केस में 30% हुआ करता था। कंपनी जो है बुक वैल्यू से 24 गुना पे ट्रेड कर रही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर हम पतंजलि की बात करें तो 6 गुना पे ट्रेड कर रही है, यानी कि वहां पर वो सस्ता है। कंपनी ने डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ और कंपनी मैरिको ने भी अपनी सेल्स ग्रोथ को सिर्फ 8% ही कर पाई। और अगर हम पतंजलि की बात करें वो भी शायद 7 या 8% ही कर पा रहा था। थोड़ा सा और बढ़ते हैं मैरिको के बारे में। सेल पे इसकी सेल 2500 करोड़ की थी, वो 2500 ही 2200 ही बीच में इसकी भी कम हो रही है, और लेकिन 2500 के आसपास ही रहते हैं ज्यादातर, 2500 से 2200 के बीच में। और अभी 3200 करोड़ है, मतलब एक तरह से हल्की फुल्की स्टेबल कह सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% से लेके 18% के बीच में है। मतलब पतंजलि की तरह 3-4% नहीं है, बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं। सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद भी 377 से बढ़ के 513 हो रहा है। इसका प्रॉफिट इंक्रीजिंग स्केल में है, मतलब इसे अपनी सेल करने में और प्रॉफिट करने में कुछ ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, स्टैब्लिश्ड कंपनी है। इसका पीई रेशो भी देखेंगे, ईपीएस भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया आ रहा है 3.89, और मार्केट प्राइस दोनों की लगभग सेम सी है। मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो देखो 600 और 700 ज्यादा कोई फर्क है नहीं, मतलब सेम पैसे देके इसमें हमें ईपीएस भी ज्यादा मिल रहा है, मैरिको में स्टेबिलिटी भी मिल रही है, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी ज्यादा मिल रहा है, स्टेबल भी है, रिस्की भी कम है। मुझे हर तरीके से मैरिको कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब अगर आपका जो है किसी मिड कैप एफएमसीजी कंपनी में पैसा लगाने का मन करे, पतंजलि और मैरिको में से अगर मेरे से कोई पूछा किसमें पैसा लगाना है तो मैं मैरिको में लगाने को कहूंगा, पतंजलि को मना कर दूंगा। कि सर हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो हम रिपोर्ट कभी भी कंपैरिजन की भी बना सकते हैं कि विच इज बेटर। तो अब अगर आपको मैं रिपोर्ट बनाने के कहूं एक्सेल में लिखकर लाके कि आपको उसमें कंपैरिजन बनाना पड़े, तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? पहले मैरिको के बारे में बताओगे, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी, फिर पतंजलि के बारे में बताओगे, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। पतंजलि और मैरिको दोनों के बारे में अच्छी और बुरी बातें बताने के बाद फिर उन दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे पिछले 5 साल का, कि सर पिछले 5 साल में इनका प्रॉफिट ऐसे ऐसे हुआ। सब कुछ यहां से ही कॉपी करना है, आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, सब कुछ स्क्रीनर से उठाना है डेटा और एक्सेल शीट में बनाना है और वर्ड में फाइल में बनाना है या हाथ से बनाना है। फिर उसका 5 साल का प्रॉफिट दिखाओगे मैरिको का और 5 साल का प्रॉफिट दिखाओगे आप पतंजलि का। फिर उसके ऊपर कमेंट करोगे कि पतंजलि के प्रॉफिट तो 5 साल से कम ही हो जा रहे हैं और मैरिको का प्रॉफिट पिछले 5 साल से स्टेबल है। पतंजलि का प्रॉफिट मार्जिन तो देखो 2-3% ही है, मैरिको का प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। इसका पीई रेशो ये है। जो जो चीज मैंने बोली है वो चीज लिखित में करोगे तो इसी को रिपोर्ट बनाना बोलते हैं, और फिर वो आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। वो रिपोर्ट बना के आप अपने दोस्तों को शेयर करो, उनसे कहो कि इस रिपोर्ट को ये मैंने बनाई है, एक बार पढ़ो और आपको क्या लगता है कि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्या सही है। मैं गारंटी करता हूँ जितनी चीजें मैंने बताई है अगर उसमें आप सारी डाल दो, कम से कम रिपोर्ट बनाने में आपको 6 से 8 घंटे लगेंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं।
आपके 2 दिन दिमाग खराब हो जाएगा लिखते लिखते, एक्सेल शीट में टाइप करते हुए, वर्ड में टाइप करते हुए। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट निकाल के अपने सारे फ्रेंड्स में सर्कुलेट करो, सीए एसोसिएशन को दे दो, किसी म्यूचुअल फंड को दे दो, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डाल दो, यूट्यूब चैनल पे डाल दो, मैं गारंटी करता हूं कि अगर आपको 4 बंदे भी ऐसे मिल गए जो आपको जानते नहीं थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने आपकी रिपोर्ट पढ़ ली और आपको तालियां बजा दी, आपके लिए कह दिया सर आपको, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ का प्राइस भी कम है उन 4 तालियों के, 4 बंदे वजह से। वो जो 4 बंदे आपकी प्रशंसा करेंगे, वो 4 बंदे आपके फैन बन जाएंगे और फिर वो कहेंगे सर आगे से जब भी आप रिपोर्ट बनाओ मुझे जरूर शेयर करना। और ऐसे करते 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 जब आपके 40 बंदे हो जाएंगे प्रशंसा करने वाले, 400 हो जाएंगे, तो फिर वो रिपोर्ट के आपको पैसे देंगे। सर आप जब भी रिपोर्ट इशू करो हमें जरूर देना, आपकी सब्सक्रिप्शन फीस बता दो। आप उन्हें कहोगे सर मेरी साल की सब्सक्रिप्शन फीस 3000 रुपए है, तो आपको साल के 3000 पे करा करेंगे। बस आपने हर महीने 1 या 2 रिपोर्ट बना के उन्हें भेज देनी है व्हाट्सएप पे या मेल पे। इस बात के आपको 3000 रुपए साल मिलेंगे। मान लो 400 बंदे भी आपको मिल गए तो 12 लाख रुपए साल का आपको सिर्फ रिपोर्ट बनाने का मिल रहा है, सिर्फ 400 बंदे, और 400 से 4 लाख होते देर नहीं लगेगी। दस्तोगी जी आपकी क्वेरी बोलिए। नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है जी सूर्यवंशी जी आप बोलिए। सर मैं ये पूछा था कि वो जो अभी आपने स्क्रीनर खोला था ना, तो वहाँ पे जो नीचे रिटर्न ऑन इक्विटी है वो, और उसके किनारे पर एक और चीज लिखा था, वो समझ नहीं आया मेरे को, एक बार ओपन करिए ना। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि अगर कोई बंदे ने इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास जितनी है, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दूंगा, और वहां पर समझा भी रखा है, उसका फॉर्मूला भी है वहां पे, तो आपको मैं फिर भी मोटा मोटा समझा देता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना प्रॉफिट, कितने % प्रॉफिट हुआ, उसे बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर प्लस लोन प्लस डिवेंचर सब कुछ मिला के नेट एसेट्स पे आपने कितने % कमाया, तो उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लगभग दोनों सेम होते हैं, बस रिटर्न ऑन इक्विटी में हम खाली कैपिटल को कंसीडर करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हम कैपिटल के साथ साथ लोन को भी कंसीडर करते हैं, उसमें नेट एसेट देख लेते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी निकाल के, ये है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब अगर आपको एक कंपैरिजन रिपोर्ट बनाने को कहा जाए तो आप मैरिको और पतंजलि पे बना सकते हो, और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप उसमें लास्ट में निष्कर्ष निकाल के कहोगे कि हालांकि हमें लगता है कि पतंजलि कल को बड़ी कंपनी बन सकती है, पतंजलि कल को एक्सपेंशन कर सकती है, अभी वो अपने एक्सपेंशन फेज में है जहां पर उसमें नए नए अपने स्टोर खोलने की वजह से उसके मार्जिन हमें कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे उसकी सेल बढ़ेगी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उसके मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, और उसके हिसाब से हमें हिस्टोरिकल पी, उसके अगले 5 साल के फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से उसका पी कम लग रहा है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो पतंजलि पे बैठ ले सकता है, पतंजलि के शेयर में उसका टारगेट अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप कम रिस्क पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो मैरिको कंपनी हमें बेटर लग रही है पतंजलि की जगह पर। हम पतंजलि में थोड़े दिन बाद इन्वेस्ट करेंगे जब हमें लगेगा उसके प्रॉफिट स्टेबल हो गए हैं, जब उसके प्रॉफिट कम ज्यादा नहीं हो रहे होंगे और उसके मार्जिन भी 5% से बढ़ के कम से कम, चलो मैरिको के 45% है, कम से कम 25% तो हो, पतंजलि के 20% तो हो। जब पतंजलि के मार्जिन 15 से 25% के बीच में आ जाएंगे तब हम पतंजलि में इन्वेस्ट करना ठीक समझेंगे। अभी कुछ दिन के लिए हम पतंजलि को अवॉइड करेंगे और मैरिको में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ जाए तो मेरे हिसाब से मैं होता तो ये रिपोर्ट बना कर देता और वही रिपोर्ट में अपने फ्रेंड्स में और अपने सर्कल में सर्कुलेट कर देता। फिर उसके बाद ऐसे कर करके आप धीरे धीरे रिपोर्ट बनाएंगे तो आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपकी रिपोर्ट को फॉलो करते हैं, वो बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी वेबसाइट बना लोगे तो लोग आपकी वेबसाइट पे आके आपकी रिपोर्ट चेक किया करेंगे, और धीरे धीरे आपको कोई ना कोई म्यूचुअल फंड भी मिल जाएगा जो आपकी रिपोर्ट सब्सक्राइब करेगा, उससे आपको मोटा पैसा मिलेगा। धीरे धीरे होगा सब कुछ, और वो तब होगा जब आप रिपोर्ट अच्छी बनाओगे, उसके अंदर कोई अच्छी बातें लिखोगे। रिपोर्ट इसलिए बनानी है कि लोगों को आप बता सको कि आपने कुछ नया सोचा है और उन्हें आपको इंप्रेस कर सको कि यहाँ पे उन्हें लगे कि आप में कुछ नॉलेज है। जिस दिन उन्हें लगने लगेगा आप में कुछ नॉलेज है, आपको पैसे की कमाई होने लगेगी। यहाँ तक नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं सर। अगर थोड़ा सा ये समराइज कर दें बीएससी को लेकर के, जैसे इसका तो आपने एफएमजीसी कंपनी दोनों मैरिको का इसको कर दिया, अब बीएससी आप खुद कीजिए, मैंने ये वाली कर दी, बीएससी आप कर लाई तो कल बताएंगे। सर बीएससी को किससे कंपेयर करेंगे, एमसीएक्स, एनएसडीएल, इनसे? बीएससी को करेंगे एमसीएक्स से, कैम्प से, एनएसडीएल से, ठीक है, सीडीएसएल से कर सकते हैं। ओके, खोलोगे ना, किससे कंपेयर करना है वो खुद बता देंगे।
सर आपका इस पे नजरिया क्या है फ्यूचर का बीएससी पे? मैंने बीएससी का, मेरे को बीएससी हाई वैल्यूएशन का लगता है। चलो थोड़ा सा बीएससी देख लेता हूँ, जो आप कह रहे हो उसका सॉल्व कर देंगे, बस ज्यादा क्वेरी नहीं लेंगे क्योंकि देर हो गई है। चलिए बीएससी खोल दिया मैंने आपके लिए, कहाँ से खुलेगा, यहाँ से। ये आ गया जी बीएससी लिमिटेड, थोड़ा तेजी से कर देता हूँ। बीएससी में कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड 66% के उसके मार्जिन है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट 41% की रखती है और बुक वैल्यू से 20% पे ट्रेड कर रहा है। बीएससी को हम आईएक्स से कंपेयर कर सकते हैं, एमसीएक्स से कर सकते हैं, तो एमसीएक्स की बात ले लेते हैं। तो पीई की बात करें तो बीएससी का पी 56 है, एमसीएक्स का 60 है, लगभग सेम है। मार्केट कैप भी बीएससी की 3 गुना है एमसीएक्स से, डिविडेंड यील्ड दोनों की ही कम है, नेट प्रॉफिट लगभग डबल है बीएससी का, और बीएससी का प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है, 100% बढ़ा है। सेल्स भी जो है 958 करोड़ की बढ़ी है और 373 करोड़ था। क्वार्टरली सेल्स भी बढ़ी है और आरओसी हर तरह से बीएससी मुझे ठीक लग रहा है और एमसीएक्स से कंपेयर करने के लगभग बराबर ही लग रहा है। देखो पीई लगभग सेम ही चल रहे हैं और एमसीएक्स से तो अच्छा ही है बीएससी, तो मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है। अगर ये सब डेटा ठीक है तो मुझे सब ठीक लग रहा है। सेल की अगर मैं बात करूं 193, 234, 239, 259, 260, 362 बढ़ी रही है और कभी भी कम नहीं हो रही है, बढ़ ही जा रही है, बिल्कुल स्टेबल कंपनी है। प्रॉफिट हर बार बढ़ ही रहा है और प्रॉफिट रेशियो जो बढ़ रहा है ना, रेशियो वो भी बहुत बढ़िया है। देखो 847 से 958 हो गया डायरेक्ट, 100 करोड़ बढ़ गया, 12% की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया कंपनी लग रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56, 50, 74, 74, 89, 146, 151, 282। प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग स्केल में बहुत बढ़िया प्रॉफिट है और मार्जिन देखो कितने बढ़िया है, जो पहले कभी 20-30% हुआ करते थे बढ़ के 65 हो गए हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, पीई रेशियो भी सही है, हर तरह से मुझे ठीक लग रही है, ईपीएस भी बहुत बढ़िया है। मुझे कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, मुझे वैल्यूएशन भी ठीक लग रही है। कंपनी बहुत बढ़िया है, एक्सपेंशन के प्लान है और कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मोनोपोली कंपनी है, टोटल 3 ही तो एक्सचेंज है, एमसीएक्स, एनएससी और बीएससी। मुझे किसी भी तरीके से कंपनी को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है मेरे हिसाब से, और एमसीएक्स से कंपेयर करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर बीएससी जो है प्लान कर सकती है कि मैं गोल्ड के फ्यूचर लॉन्च कर दूं तो एमसीएक्स के लिए दिक्कत हो जाएगी और गोल्ड और बीएससी की इनकम बढ़ जाएगी। बीएससी कुछ भी कर सकती है, उसकी मर्जी है। अच्छा म्यूचुअल फंड उसने लॉन्च कर ही दिया है, वो म्यूचुअल फंड भी बेच रही है अपने, जैसे एंजल ब्रोकिंग बेचते जैसे सारे कंपनी बेच रही है, ऐसे बीएससी ने भी अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिए हैं, तो देखो वहां से भी उसके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो कल को कुछ भी कर सकते हैं, बीएससी कंपनी मुझे ठीक लग रही है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस पर भी रिपोर्ट बनाना चाहें तो बनाइए, मैं आपकी रिपोर्ट देखना चाहूंगा। और जब आप धीरे धीरे रिपोर्ट बनाकर अपने दोस्तों को सर्कुलेट करोगे और फ्री में करोगे तो दोस्त लोग कहेंगे भाई जब भी रिपोर्ट बनेगा, क्योंकि देखो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। आपके फ्रेंड को कुछ नहीं पता है, जब आप उसे इतनी बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में रिपोर्ट बनाकर दोगे तो वो उसको समझ में आ जाएगी, तो वो कहेगा यार इस रिपोर्ट को पढ़ने से मेरी नॉलेज बढ़ रही है, तो वो आपकी रिपोर्ट जरूर पढ़ेगा और नजरों में बढ़ जाएगी। और जब सर आज इसका मैं उस पे जी टीवी पे जो देख रहा था, राकेश बंसल जी इसके बारे में बोल रहे थे कि जैसे उन्होंने बोला कि कंपनी तो अच्छी है लेकिन अभी इसका हमें फ्यूचर दिख नहीं रहा है, जब तक ये 2200 का टारगेट होल्ड करती है तो ठीक है, ये ऊपर जा सकती है और अदरवाइज अभी 2000 के टारगेट तक भी जा सकती है। मतलब उन्होंने टेक्निकल चार्ट देखकर बताया, चार्ट के हिसाब से वो रिकमेंडेशन दिया उन्होंने। फंडामेंटली मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कंपनी है, इस टाइम आप ले सकते हो।